हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम बीएफएम के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और एज यू नो वी हैव बीन डिस्कसिंग द लेसन्स और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सचेंज रेट्स, इससे रिलेटेड दो जो सेशंस है उनमें हमने काफ़ी सारा बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस किया कि एक्सचेंज रेट उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, राइट। बाकी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज पार्ट 3। एज यू नो ये जो सेशंस है, इन सेशंस में हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको, एंड उसके साथ आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं ताकि ये समझ में आ सके कि इस कॉन्सेप्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, अब की बार जैब पार अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वी आर कंडक्टिंग लाइव क्रैश कोर्स ऑफ जैब एग्जाम, ठीक है। तो इसमें चारों के चारों जो जैब के कंपोनेंट्स हैं, आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम, चारों ही कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। उस लिंक को क्लिक करके अगर आप लाइव 80 ये कोड यूज करोगे 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। ओके, ऑलरेडी हम ये जो एक्सचेंज रेट वाला कॉन्सेप्ट है वो देख चुके हैं, फीमा एक्ट से रिलेटेड। एक्सचेंज रेट होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हम देख चुके हैं, राइट। पार्टिसिपेंट्स कौन है फॉरेक्स मार्केट के, इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है वो भी देख चुके हैं। वी हैव ऑल्सो सीन फैक्टर्स जो एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करते हैं। एक्सचेंज रेट के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, रेडी कैश, टर्म, स्पॉट एंड फॉरवर्ड, ये सब भी हम देख चुके हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। और एक्सचेंज रेट अरिथमेटिक ये भी देख चुके हैं। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। अब फॉरेक्स बिजनेस ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फॉरेक्स बिजनेस वाला है इसमें सबसे पहला टॉपिक है फॉरेक्स डीलिंग रूम। तो उससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स को हम इस सेशन में आज देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि फॉरेक्स डीलिंग रूम एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक सर्विस ब्रांच होता है और ये बाकी कई सारे ब्रांचेस, यानी कि ये एक ब्रांच होता है और खुद के कस्टमर शायद ही होंगे इसके, बट ये बाकी जो इसके ब्रांचेस है, लेट्स से एसबीआई का एक ब्रांच ऐसा है जो कि खुद जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कस्टमर्स के अकाउंट्स ओपन नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, बाकी जो बैंक ब्रांचेस है एसबीआई के उनके कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उनके जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व कर रहा है। तो दैट इज द थिंग। तो किस चीज से रिलेटेड ये सर्विसेज होती हैं, ये सब सर्विसेज होती हैं फॉरेक्स से रिलेटेड, यानी कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। अब ये जो फॉरेक्स डीलिंग रूम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज द इन ट्रेजरी मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, ट्रेजरी मीन्स व्हेन यू हैव मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनका मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट करते हुए, ट्रेजरी मैनेजमेंट करते हुए जो ये फॉरेक्स डीलिंग रूम है उसे 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, पढ़ाई के रेगुलेशंस, देन इंटरनल गाइडलाइंस ऑफ द बैंक, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं रेगुलेटर है। आरबीआई का, आरबीआई सबसे ऊपर है अम्ब्रेला, इसका इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना होता है। इसके साथ साथ जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है
उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इन्हें फॉलो करने, खुद के बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें भी फॉलो करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इसके साथ आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस जो बैंक के हैं उसमें जो पूरा का पूरा ऑपरेशंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एंड बैक ऑफिस। ये एक तरीके से एक माइंडसेट क्रिएट करने के लिए है कि डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस के द्वारा किए जाते हैं। तो फ्रंट ऑफिस का मेन काम क्या है? डीलिंग रूम। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी हम जाते हैं तो फ्रंट में कौन क्या रहता है? किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं तो फ्रंट में कौन रहता है? रिसेप्शन रहता है, रिसेप्शनिस्ट रहते हैं, और वो जो है आपसे बात करके क्या इश्यू है, किस लिए आए हो, ये चीज़ें जो है रिजॉल्व करते हैं। वैसे ही कुछ एडमिशन वगैरह लेने गए हैं तो रिसेप्शन पर ही मेनली आपको जो है सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो फ्रंट ऑफिस इज द डीलिंग रूम। अब मिड ऑफिस में क्या होता है? डीलिंग सारी चल रही है फ्रंट ऑफिस में, उसमें कोई भी रिस्क हो रहा है तो उसे मैनेज करने का काम है, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब बैक ऑफिस में अब चलो रिस्क वगैरह मैनेज करके देख लिया, लेकिन बाकी सेटलमेंट, अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन, जो सारे फाइनल सेटलमेंट्स है, अकाउंटिंग है, और किसको कितना क्या जाना चाहिए, ये सब का फाइनल जो डिसीजंस है वो बैक ऑफिस लेता है। ओके, काफ़ी लॉजिकल भी है ये चीज़, इजंट इट? तो फ्रंट, मिड एंड बैक ऑफिस, ये तीनों के जो फंक्शंस है स्पेसिफिकली वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है डीलर्स, जो भी इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन में, यहाँ पर हमने कहा डीलिंग रूम। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन का मेन मतलब क्या है? जो बैंक के नॉर्मल फंक्शन है उसके साथ साथ फॉरेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी जब करते हैं और उनको एक साथ ही जो है उनकी अकाउंटिंग वगैरह सारा कुछ किया जाता है, तो उसे हम इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस कहते हैं। और ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर कि उससे रिलेटेड डीलिंग सारी हो रही है। तो ये डीलिंग्स कौन करते हैं? डीलर्स। तो ये डीलर्स आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज, अंडरटेकिंग मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, जैसा समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है डीलर्स बाय सेल करेंसीज ये सब करते हैं, ये इनका फंक्शन है। और ये 2 पोजीशंस मेंटेन करते हैं। जब भी फंड्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखना होता है कि फंड्स पोजीशन सही है या नहीं। ठीक है, मैंने कितने पैसे लिए, कितने दिए, बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो पहला पोजीशन जो इन्हें चेक करना होता है वो है फंड्स पोजीशन। दूसरा है करेंसी पोजीशन। करेंसी पोजीशन में कितना करेंसी ओवर बाय कर लिया है। फॉर एग्जांपल कई बार ये सोच लेता है डीलर कि ये पर्टिकुलर करेंसी में बहुत फ़ायदा होगा, खरीद लो, तो ओवर बाय कर लिया बट फिर फ़ायदा नहीं हुआ तो वो ओवर बाय हो गया। कितना ओवर बाय हो गया, कितना क्या हुआ, इससे रिलेटेड जो पोजीशन है उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो व्हाट आर द 2 पोजीशंस? फंड्स पोजीशन एंड करेंसी पोजीशन। अब ये फंड्स पोजीशन में किस किस तरह के फंड्स हो सकते हैं? एकदम रेडी वाले फंड्स हो सकते हैं या फिर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड्स में क्या होता है, कुछ दिन बाद आपको पैसों का ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। सॉरी। तो उसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे भी देखना होता है, उसकी पोजीशन को भी मेंटेन करना होता है। तो गैप पोजीशंस भी उन्हें देखने होते हैं। ओके, अब इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन की? इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट करने की ज़रूरत थी, एक्सचेंज कंट्रोल को लिबरलाइजेशन करना, फॉरेक्स मार्केट को डेवलप करना, सेटलमेंट सिस्टम को एडवांसमेंट उसमें लेकर आना, डीलिंग एनवायरनमेंट को बेटर बनाना। ठीक है, तो जब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी होगा उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल फंक्शंस एज आई टोल्ड यू, बैंक के क्या नॉर्मल फंक्शंस होते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स देना। ओके, इसके साथ साथ फॉरेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी वो कर रहे हैं और उनको साथ में देख रहे हैं।
तो इससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डी रेगुलेट हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनली लिंक हो रहा है सारा चीज, है ना। और एक्सचेंज कंट्रोल लिबरलाइज हो रहा है इंटरनेशनली, अगेन लिंक होने की वजह से फॉरेक्स मार्केट डेवलप हो रहा है। सेटलमेंट सिस्टम और बेटर होगा क्योंकि बाकी कंट्रीज के साथ लिंक कर रहे हैं हम, और जो डीलिंग एनवायरनमेंट है वो भी बेटर होगा, राइट। और क्या फंक्शंस है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन के, सीआरआर एसएलआर के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, ठीक है। तो सीआरआर एसएलआर तो नॉर्मल फंक्शंस है, बैंक के नॉर्मल एक्टिविटीज में आता है, वो भी इसका पार्ट है। लिक्विडिटी एंड फंड्स मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ मेजर कैश फ्लोज, ठीक है। मेजर कैश फ्लोज कौन कौन से हो रहे हैं, इससे रिलेटेड चीज़ों को देखना। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटी ये बैलेंस हो रहे हैं या नहीं, ये चीज़। रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट रिस्क को, सारे तरह के जो रिस्क है उन्हें मैनेज करना, जैसा हमने देखा। तो सेकंड वाला जो ऑफिस है, मिड ऑफिस है, वो रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड ही है। ट्रांसफर प्राइसिंग, बेंचमार्किंग रेट्स, तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स को बेंचमार्क करना। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना, आर्बिट्रेज प्रोवाइड करना, यानी कि एक पर्टिकुलर मार्केट में लेट्स से एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट दूसरे मार्केट में 150 में मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से खरीद के यहाँ बेच सकते हो, आपको इंस्टेंटली 50 रुपीज़ का फायदा होगा। तो ऐसे आर्बिट्रेज कई बार प्रोवाइड किया जाता है। कैपिटल एडिक्वेसी, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल को मेंटेन करना इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन। मिनिमाइजिंग लेवल ऑफ प्रोविजन रिक्वायरमेंट ड्यू टू बिल्डअप ऑफ एनपीए, ठीक है। जो एनपीए बिल्डअप हो जा रहा है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन करने पर, थोड़ा बहुत उससे प्रॉफिट होता रहेगा। तो इस वजह से एनपीए जो हमारा डोमेस्टिकली बिल्डअप हुआ है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। सो फॉरेक्स बिजनेस से रिलेटेड हमने आज डिस्कस की हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग is one of the reasons for establishment of forex dealing room, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, तो ये एक्चुअली 1 2 3 4 एंड 5 होना चाहिए, सॉरी दोस्तों फॉर दैट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, एडवांसमेंट इन द सेटलमेंट सिस्टम, डीलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, तो हमने देखा था ये 5 ही रीजन है, तो सी इज द राइट आंसर, 1 2 3 4 एंड 5। आई होप दैट इज क्लियर एंड लेट मी अगेन रिमाइंड यू, इफ यू आर appearing for the JAB exam in 2024, so the best and easiest way to qualify all the 4 components of JAB exam is to be part of this live class, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन इट। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, hello@edutap.co.in पर आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो भेज सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।